नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संत कबीर नगर जिले के कबीर नगर महोत्सव के समापन समारोह पर 591 जोड़ों के विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं सीएम योगी ने 360 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी ने किसी बेटी को छेड़ने की कोशिश की तो खैर नहीं, थोड़ी देर में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके, जहां ये हो। अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा, और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। देश बदल रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में हम सबका गौरव बढ़ा है। 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब देश शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है, समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है। और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है, और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं। और वहीं दिल्ली में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों में उत्साह, आत्मविश्वास नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए सरकार का भी वही जज्बा है जो मैदान में खिलाड़ी का होता है। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ, उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी
हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों की इस भावना को आज भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ से बहुत मदद मिलती है। जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है। खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और खबर झारखंड से है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की, लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें एक असहज करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा। बता दें कि राहुल के मंदिर से बाहर आने पर मोदी मोदी के नारे लगने लगे और इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम पूछी तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने जगतगुरु रामभद्राचार्य का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल की। वहीं भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रपति और पीएम का आभार भी जताया। देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं।
मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन में कहीं ईंट का ईंट कहीं रोड़ा का रोड़ा वाली कहावत सच होती हुई दिखाई दे रही, जहां गठबंधन के सभी घटक दल अपना अपना राग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एक तरफ तो कांग्रेस बीएसपी के साफ इनकार के बाद भी मायावती से आस लगाए बैठी और दूसरी तरफ सपा की ओर से कांग्रेस को सीटों तक को लेकर तवज्जो नहीं दी जा रही है। वहीं एक बयान शिवपाल यादव का भी सामने आया जिसमें वो ओवैसी से उम्मीदवारों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में चारों ओर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन देखने को मिल रही। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहा है। अब जरा आपको कुछ सुनाते हैं। अखिलेश यादव मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर बीजेपी के सभी सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए जाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने, और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई। बदले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया कि हम तो 80 में से 80 सीटों पर कमल का फूल खिलाने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, भाजपा गठबंधन की जीत है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसे ही नहीं आया। सपा और कांग्रेस में गठबंधन में चल रही रार ने डिप्टी सीएम को मौका दे दिया। खैर, ये तो जीत के दावे हैं जो हर सियासी पार्टी करती है, लेकिन इससे तर इंडिया गठबंधन में रार की इनसाइड स्टोरी को समझा जाए तो कई ऐसे बयान हैं जो पुख्ता करते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा हम नहीं कह रहे, इस आईने पर पड़ी धूल को सपा और कांग्रेस के नेता खुद साफ कर रहे हैं। इंडिया वॉइस ने जब कांग्रेस एमएलसी से बात की तो उनका कहना था कि गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि यूपी में लोकसभा चुनाव सपा, कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़े, और हो सकता है कि बात भी चल रही हो। अखिलेश यादव जी पहले भी लगा चुके हैं कांग्रेस पर आरोप धोखेबाजी का। कांग्रेस का एक गुट बहन जी के साथ गलबहियां करने के मूड में है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की वकालत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ऐन वक्त पे टर्निंग हो जाए बसपा को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बैंक है वो लामबंद हो और भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो वो जो उत्तर प्रदेश का जनमानस है, कांग्रेस पार्टी उससे छूती नहीं। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी हमसे कहते हैं बसपा सपा कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए लोकदल के साथ। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व तैयार होता है तो तीनों मिलकर लड़े। सुना आपने, अब आगे बढ़ते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में पड़ी रार पर जब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि कांग्रेस को जो सीटें दे दी गई हैं वो दे दी गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन होगा तो राहुल की न्याय यात्रा में शामिल भी होंगे। कहा जा रहा जिस तरह से आपने ऐलान किया कांग्रेस को सीट दी, तो कांग्रेस पे भी विरोध है पूरी तरह से। जैसे कांग्रेस चाह रही थी चुनाव में सीटें मिलने, उस तरह से सीटें नहीं दी गई। नहीं, 11 सीटों का तो अखिलेश जी ने कही दिया कि हम दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के एक एमपी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लेकिन हम जब साथ लड़ेंगे तो उनके एमपी भी बढ़ेंगे। तो जिस तरह से अब कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर रही है,
क्या सपा का जो है गठबंधन हुआ, सपा भी इस न्याय यात्रा में साथ रहेगी? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे कि हमें साथ रहना है या अलग रखना है। गठबंधन होगा तो हम साथ ही रहेंगे। एक तरफ गठबंधन का नारा जिंदाबाद तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इंडिया गठबंधन में जरूरी है कि शीर्ष नेता एक टेबल पर बैठें और सारी गांठों को खोलें, तभी आईना साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और झारखंड में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चंपई सोरेन को गांठों का ताज जो है वो मिला है, जिसके बाद एक तरफ तो 5 फरवरी को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है और दूसरी तरफ सरकार में तालमेल बैठाकर काम करने की कसौटी, क्योंकि इस सरकार के गठबंधन से पहले ही जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस मंत्रियों को रिपीट ना करने की हिदायत दे रही है, जिसके बाद जो है नए सीएम कांग्रेस की इस सलाह पर कैसे अमल करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की एंट्री झारखंड में हो चुकी है। संथाल की दुमका में जनसभा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम की धरती पर ये यात्रा पहुंचेगी और देर शाम तक कोयलांचल की धरती धनबाद पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस इस यात्रा की तैयारियों में जुटी है। इस बीच नजर झारखंड सरकार के 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर भी है। यहाँ से समझना ये होगा कि अब तक झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस बड़े और छोटे भाई की भूमिका में थे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने और सियासी उथल पुथल के बीच जेएमएम के सामने चुनौती है 5 फरवरी के फ्लोर टेस्ट की। हालांकि जिस तरीके से 43 विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजा गया, उससे ये साफ है कि जेएमएम को डर है कि कहीं कोई विधायक टूट न जाए। लेकिन फिलहाल विधायकों की एकता से ये साफ है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हो जाएगी। लेकिन इस बीच छोटे भाई की भूमिका वाली कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आती दिख रही है, साथ ही उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती दिख रही है। ऐसा साफ होता है इरफान अंसारी के एक बयान से, जिसमें वो नई सरकार में मंत्रियों को रिपीट न करने की बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज से इस पर सवाल किया गया तो वो सफाई देते नजर आए। पहले की बात आपने सुनी होगी, हर एमएलए अपनी इच्छा तो रखता है, सेकंड टाइम एमएलए है वो। और मगर कल सुबह जब ओथ होने से पहले हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के साथ मीटिंग हुई और उनको ये बताया गया कि यूनानिमस डिसीजन है, फिलहाल 3 लोगों को ओथ लेना है। उसमें कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर वो अबव कास्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो सबसे प्रथम होता है। तो जब इतने शॉर्ट नोटिस पर ओथ कराया जाता है तो सीएलपी लीडर कांग्रेस की तरफ से होगा एंड वो फाइनली वो इश्यू खत्म होगा। झारखंड में तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शपथ ली। झारखंड में एक नई पटकथा लिखी जा रही है। वो पटकथा है 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने की। नई सरकार बनने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है और इनमें सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस है। ये चंपई सोरेन के लिए उपलब्धियां नहीं बल्कि चुनौतियां हैं। उनके कंधे पर 2 जिम्मेदारियां हैं, एक पार्टी को संभालना, दूसरी तरफ सरकार चलाना। पार्टी चलाना फिर सरकार चलाना दोनों एक साथ संभव नहीं है। शायद इसीलिए सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर सरकार में सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं। आलमगीर नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राहुल गांधी की यात्रा में ले गए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, फिर भी राज्य के नए मुखिया राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। हालांकि वो खुद मानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। कुछ क्षण के लिए तो सफल हुआ है, लेकिन हेमंत बाबू जो योजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए या झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजना लाने का काम किया है, इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट की,
चुनौती सरकार के साथ संगठन और गठबंधन को संभालने की, चुनौती कांग्रेस और जेएमएम के बीच सामंजस्य की, चुनौती विपक्ष में बैठी बीजेपी के हर वार को साधने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।